हेलो हेलो हेलो। की हाल चाल बच्चों, की हाल चाल? अच्छा गया पेपर? अच्छी बात है, अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश का पेपर था और बहुत सारी चीजें चलती हैं माइंड में, सर कैसा जाएगा, ये है वो है, बट अच्छा गया होगा पेपर। ठीक है, मैंने पेपर देखा और पेपर इजी था। देखो, दो चीजें रहती हैं कि अच्छा भी हुआ होगा बुरा भी हुआ होगा, लेकिन जो हो गया उसको खत्म कर दो। ठीक है, जो हो गया अब आप उसको बदल नहीं सकते, तो इसलिए जो हो गया खत्म करो। मैं पता है क्या करता था, मैं सच बता रहा हूं, और मेरे से ना शायद बहुत से लोग मैं जो बोलूंगा वो उससे खुश नहीं होंगे, लेकिन अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, उस चीज को लेकर बैठे रहते हैं। अभी हो सकता है कि कुछ लोग एनालिसिस भी कर रहे हो, आपको दिखा रहे हो, अच्छा इसका आंसर ये था, इसका वो था। क्या जरूरत है करने की? मैं जब अपने सेंटर से बाहर निकलता था ना, मैं पेपर फाड़ के फेंक देता था। यार खत्म हो गया, अब मैं उस चीज का लेके जिंदगी में गम लेके थोड़ी बैठा रहूंगा। अभी आगे है ना, ठीक है, जो होना था वो हो गया, अगर खराब भी हुआ तो कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अभी आपके पास और भी है, अभी मेन चीज बच रही है आपकी, जहां जहां पर आपको खेल करना है। ठीक है, इंग्लिश आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है कि इंग्लिश, अरे इंग्लिश में खराब नंबर आ गए तो बिल्कुल जिंदगी बर्बाद हो गई, नहीं। अगर आपका भी अभी साइंस का पेपर है ना आपका, अगर आपके साइंस में बहुत इंटरेस्ट है तो जी तोड़ मेहनत करिए बेटा। ठीक है, और उसमें प्रूफ करिए। हर इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता ना, तो कोशिश करिए, ठीक है, कि जो आपका पेपर है आप उस पेपर की तैयारी करिए और अच्छे से करिए। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे, मेरे को बोला था कि सर सबने बताया स्ट्रेटेजीज के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपने क्यों नहीं बताया? तो देखो, हर पर्सन की ना स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। बताने को मैं आपको स्ट्रेटेजी बता सकता था, और आप किसी भी एडटेक चैनल पर देखेंगे तो सबने आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज बताई है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, पहले ये वाला सेक्शन करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, रीडिंग सेक्शन लास्ट में करना चाहिए। लेकिन मैं सच बताऊं बेटा, मैं 10th में मैंने आईसीएसई बोर्ड से किया, 12th मैंने सीबीएसई बोर्ड से किया, लेकिन मैंने हमेशा पहला, मतलब सबसे पहले ना मैंने रीडिंग सेक्शन किया था। मैंने कभी भी, ठीक है, मैंने कभी भी राइटिंग सेक्शन नहीं किया, चाहे 10th में बात कर लूं चाहे 12th में, मैंने रीडिंग सेक्शन किया था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। 12th में मुझे याद है मेरे 92 मार्क्स हैं 12th में इंग्लिश में। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप किसी को देखकर किसी के स्टाइल को कॉपी करोगे, इट माइट भी, ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ दिक्कत हो जाए। हो सकता है कि आपने किसी दूसरे के स्टाइल को कॉपी किया और वो हो जाए, ठीक है, वो ना सक्सेसफुल हो पाए। मेरे को जब 15 मिनट का जो टाइम मिलता था, मैं उसमें दोनों दोनों तीनों जितने भी पैसे जाते थे, ठीक है, मैं उनको सबको कवर कर लेता था उस 15 मिनट के टाइम पीरियड में। मेरी शायद माइंड कैपेसिटी ऐसी थी, लेकिन हो सकता है कि आपकी माइंड कैपेसिटी अलग हो, लेकिन जैसा भी था, ठीक है, मिट्टी डालिए, आगे की तैयारी करिए, आगे के पेपरों की तैयारी करिए। ठीक है, चलिए आज हमारा जो रिवीजन हम लोग करेंगे वो पावर शेयरिंग चैप्टर का करेंगे। सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। हमारे जितने डिफिकल्ट चीजें थी ना, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, वो खत्म हो गई है। अब हमारे पास काफी इजी चैप्टर्स बचे हैं सिविक्स में और ज्योग्राफी में, तो फटाफट इनके रिविजन हम लोग करेंगे। 20 तारीख तक मैं ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो खत्म कराऊंगा। ठीक है, तो रेगुलरली मैं वीडियोस डालूंगा, एक दिन में हो सकता है 3 डालूंगा, 4 भी वीडियोस में डाल सकता हूं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने रिविजन्स देख लेना आपको कैसे करना है। पावर शेयरिंग चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए बेटा, व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग होता क्या है? सबसे पहले देखिए, पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर शेयरिंग क्या है? जहां पर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना, पावर्स का बंटवारा होना अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट और सोसाइटी। यानी कि पावर्स का डिवीजन, पावर्स का बंटवारा किसमें होता है? अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटीज में इसका बंटवारा होता है। ठीक है, इसी को हम लोग पावर शेयरिंग बोलते हैं। अब देखिए, पावर शेयरिंग कैसे होता है? या तो पावर शेयरिंग होता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है उन्हीं में बंटवारा कर दिया जाए, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी। दूसरा क्या है? अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी या तो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल है, जैसे सेंटर है, स्टेट है, फिर लोकल है, या तो उसमें डिवाइड कर दिया जाए। या थर्ड क्या है? अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू एग्रीड रूल। या डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में पावर का बंटवारा कर देना चाहिए, लेकिन इट डिपेंड ऑन रूल्स। ठीक है, कि वो नियम क्या है।
पावर मिलना, देखिए स्पाइडरमैन आपने मूवी देखा होगा, उसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा है, when power comes great responsibility, ठीक है, ऐसी कुछ है, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, कि जब आप जितनी पावर्स आपके पास आएंगी उतनी ही आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आप बेहतर तरीके से इस डायलॉग को जानते होंगे ना, ठीक है, when great powers comes great responsibility, ठीक है। तो पावर जब आपके पास आ रही है तो उस पावर का आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, नियमों के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अब आप सोचिए कि स्पाइडरमैन या जितने भी हम सुपर हीरोज के बारे में जानते हैं, अगर ये अपनी पावर का नुकसान करते, अपनी पावर से दूसरों को नुकसान करते, तो क्या उसका बेनिफिट होता है? या ये सोचते अच्छा मेरे दोस्त ने बचपन में मुझे पेंसिल नहीं दी थी, तो अब मैं आयरन मैन बन गया हूं और अब देखो मैं उसका क्या हल करता हूं। क्या ऐसा वो करते हैं? नहीं, ठीक है। जब आपके पास ज्यादा पावर्स होती है तो आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज के बारे में जानेंगे। देखिए, हमारे पास इस चैप्टर में दो कहानियां हैं, एक बेल्जियम की कहानी है, एक श्रीलंका की कहानी है। देखिए, सबसे पहले बेल्जियम की कहानी हम लोग देख लेते हैं। बेल्जियम एक बहुत छोटा सा देश है, कहां पर है बेटा? यूरोप में है वो, ठीक है। बेल्जियम अपनी बाउंड्रीज किस किस के साथ शेयर करता है? फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ शेयर करता है, ठीक है। एरिया ऑफ बेल्जियम की अगर हम बात करें तो जितना हमारा हरियाणा है उतना ही है बेल्जियम, ठीक है। जितना हमारा हरियाणा है उतना ही हमारा बेल्जियम है, ठीक है। और बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़, ठीक है। बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी थी? 1 करोड़ पॉपुलेशन है। आसान बात, खत्म, ठीक है। क्या है? बहुत छोटी कंट्री है, कहां पे है? यूरोप में है, ठीक है। कहां का किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करती है? फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। साइज क्या है? हरियाणा जितना साइज है। पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़। देखिए, अब बेल्जियम की असली कहानी चालू होती है आपके सामने। अगर हम बेल्जियम के बारे में बात करें तो बेल्जियम में 59% जो डच लोग रह रहे थे, ठीक है। 59% जो डच लोग थे, ठीक है, वो कहां रह रहे थे? फ्लेमिश रीजन में रह रहे थे। यानी ये जो पीला वाला पोर्शन है, ठीक है, ये यहां पर क्या 59% जो लोग थे वो डच स्पीकिंग लैंग्वेज, ठीक है, डच स्पीकिंग पीपल थे जो डच भाषा बोलते थे। 40% जो फ्रेंच भाषा बोलते थे वो कहां रहते थे? वो वेलोनिया में रहते थे। ये देखिए, ये वेलोनिया लाल वाला हिस्सा है। 59% जो कि डच भाषा बोलते थे वो कहां रहते थे? फ्लेमिश रीजन में रहते थे। उसके बाद 40%, ठीक है, जो 40% जो लोग फ्रेंच बोलते थे वो कहां रहते थे? वो वेलोनिया रीजन में रहते थे। इसके अलावा 1% और लोग थे जो क्या बोलते थे? जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। ये रहा 1%, ठीक है। 3 तरीके के लोग रहते हैं। एक है डच स्पीकिंग 59% जो कहां रह रहे हैं? फ्लेमिश रीजन में। 40% लोग हैं वो कहां रह रहे हैं? वेलोनिया रीजन में, ठीक है। वेलोनिया रीजन में जो क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 1% लोग हैं जो क्या बोलते हैं? जर्मन भाषा बोलते हैं। अब देखिए ब्रुसेल, ठीक है, ब्रुसेल ये इधर है। ब्रुसेल ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है छोटा सा, ठीक है, ये देखिए, ये ब्रुसेल जो है, ये ब्रुसेल जो कैपिटल है, ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल है। इसमें क्या है? 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं इस ब्रुसेल में, ठीक है, जो कि फ्लेमिश रीजन में आ रही है। देखिए, वो फ्लेमिश रीजन में आ रही है। इसमें क्या है? 80% तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और 20% क्या है? डच स्पीकिंग लोग हैं, यानी जो डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट समझिए इसको। 59% लोग जो डच भाषा बोलते हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। 40% लोग जो कि वेलोनिया में रहते हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। 1% लोग हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। कैपिटल सिटी जो कि ब्रुसेल है, जो कि फ्लेमिश रीजन में आ रही है, आप देखिए उसमें 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। Now, the minority French speaking community was relatively rich and powerful. लेकिन जो फ्रेंच लोग थे, ठीक है, जो फ्रेंच कम्युनिटी थी, ठीक है, जो कि कम थे, ठीक है, जो कि कम थे, ठीक है, जो माइनॉरिटी फ्रेंच लोग थे लेकिन वो रिच थे और पावरफुल थे। ये उनका एक एडवांटेज था, ठीक है। This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. ठीक है, सो दिस वाज रिसेंटेड, ठीक है, जिसमें डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनको बेनिफिट हुआ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन उसके बाद, ठीक है, मच लेटर।
दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, डच स्पीकिंग लोगों के बीच में टेंशन आ गई एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड 60। और डच स्पीकिंग और फ्रेंच कम्युनिटी जो थी उनके बीच में क्या आ गई, ठीक है, कंफ्लिक्ट होने लगा, टेंशन होने लगी ड्यूरिंग 1950 टू 1960। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। और ये जो टेंशन थी ये सबसे ज्यादा ब्रुसेल में हो रही थी, ठीक है। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब देखिए इसमें सरकार ने क्या किया, सरकार ने बहुत दिमाग लगाया। द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंसेस। गवर्नमेंट ने देख लिया कि भाई इस तरीके की जो कल्चरल लड़ाई, ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसको क्या किया जा सकता है, इसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंस। गवर्नमेंट ने समझ लिया कि कल्चर और रीजन का जो रीजनल डिफरेंसेस है इसको हमें सही करना पड़ेगा। सो फ्रॉम 1770 टू 1993, 1770 से लेके 1993 तक दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। यानी 1770 से लेके 1993 तक इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, 4 बार बदलाव किए ताकि यह दिक्कत ना आए। अभी देखिए इन्होंने क्या क्या चीजें की। नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जो केंद्र सरकार होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वहां पर जितने फ्लेमिश लोग होंगे, ठीक है, जितने फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होंगे उतने ही डच स्पीकिंग पीपल होंगे, पहली बात। दूसरा क्या किया, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है तो उसमें कोई एक सिंगल कोई एक सिंगल जो स्पीकिंग कम्युनिटी है या फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है या डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो अकेले कोई एक डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें दोनों की सहमति जरूरी है, ठीक है। वो लोग कोई भी एक अपना डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें दोनों ही जो दोनों फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोग हैं उनकी दोनों की सहमति होना इसमें जरूरी है। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगी। ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल है उसकी क्या है, उसकी एक अपनी अलग ही गवर्नमेंट है, इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। यानी जो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में किया कि इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रखे, वही इन्होंने ब्रुसेल में भी किया। और लास्ट देखिए, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज आल्सो अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा इन्होंने क्या बनाई, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई, ठीक है। ये हो गया कहां की बात, बेल्जियम की। अब कहां की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं। देखिए श्रीलंका आइलैंड नेशन ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। एक आइलैंड नेशन है, कहां पर, साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। पॉपुलेशन कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका इज कोलंबो। और इसकी कैपिटल सिटी क्या है, कोलंबो। ये आप देख सकते हैं, श्रीलंका का मैप है। देखिए अब अगर हम श्रीलंका की कंपोजिशन के बारे में बात करें, जैसे अभी हमने बेल्जियम के बारे में जाना था, अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करें तो देखिए श्रीलंका में क्या है। श्रीलंका में 3 तरीके के लोग रहते हैं। जैसे बेल्जियम में थे 3 तरीके के लोग, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन। इसी तरीके से यहां पर भी 3 तरीके के लोग हैं। देखिए पहला है सिन्हाला स्पीकर, ठीक है, वो जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। ये कितने हैं, 74% है। और इनका रिलीजन क्या है, ये बुद्धिस्ट है। यानी पूरे श्रीलंका में, ठीक है, सिन्हाला स्पीकिंग लैंग्वेज के जो लोग हैं वो कितने हैं, 74% है। और वो सब क्या है, ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं। 18% जो हैं वो कौन है, तमिल स्पीकर, यानी जो तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है, 18%। और वो कौन है, या तो वो हिंदू है या वो मुस्लिम है, ठीक है। बाकी 7% जो है वो कौन है, क्रिश्चियन है, ठीक है, वो ईसाई है। वो कौन है, सिन्हाला और तमिल स्पीकर, यानी वो सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं और तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं, बच के निकल गए, ठीक है। यहां तो क्या है, सिन्हाला स्पीकर्स मेजॉरिटी में है 74%, 18% तमिल लैंग्वेज बोलते हैं जो वहां के लोग रहते हैं, और 7% जो कि क्रिश्चियंस हैं, जो कि सिन्हाला और तमिल दोनों भाषा में बात करते हैं। यानी अगर सिन्हाला आ गए तो सिन्हाला के साथ,
ठीक है, कोई सिनाला स्पीकिंग पर्सन आ गया तो उसके साथ सिनाला लैंग्वेज में बात करेंगे, कोई तमिल पर्सन आ गया तो उसके साथ तमिल लैंग्वेज में बात करेंगे। नाउ तमिल स्पीकर्स के बारे में बात करें तो तमिल स्पीकर्स भी दो तरीके के थे, ठीक है, ये भी दो तरीके के थे। तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका, यानी जो श्रीलंका के ही लोग हैं जो कि तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है। तमिल हु ऑलरेडी रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, यानी वो तमिलियंस जो कि पहले से श्रीलंका में रह रहे हैं, ठीक है, जो श्रीलंका के रेसिडेंट हैं। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे इंडियन तमिल्स हु वर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के नागरिक थे, बट दे हैड टू कम टू श्रीलंका, लेकिन वो बहुत साल पहले श्रीलंका आ गए अगो एज अ टी वर्कर, एक टी वर्कर के तौर पर वो तमिलनाडु से, ठीक है, श्रीलंका में, इंडिया से श्रीलंका में आ गए थे काम करने के लिए एज अ टी वर्कर, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन है पूरा का पूरा। अब देखिए मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जिस तरीके से बेल्जियम में मेजॉरिटी थी, ठीक है, इसी तरीके से श्रीलंका में भी थी। देखिए क्या है, इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, ये 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी डोमिनेटेड द गवर्नमेंट, क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो क्या थी, वो मेजॉरिटी में थे, उनकी 74% पॉपुलेशन थी, तो गवर्नमेंट को डोमिनेट करती थी। यानी अगर तुमने हमारे हिसाब से नहीं किया सरकार गिरा देंगे तुम्हारी, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने दबाव बना रखा था। रिजल्ट्स, इसकी वजह से दिक्कत क्या हुई, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया गया, जिस सरकार को, अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स, यानी इन्होंने ऐसी सीरीज निकाली, ठीक है, जो मेजॉरिटी को फेवर कर रही थी, यानी सिन्हाला कम्युनिटी को फेवर कर रही थी, टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, जिसकी वजह से जो सिन्हाला कम्युनिटी है उसकी सुप्रीमेसी दिखे, यानी वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहे थे, किसके सामने, तमिलियंस के सामने, ठीक है। नाउ स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए देखिए। इन 1956 सिन्हाला बिकेम द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, 1956 में क्या हुआ, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया इन्होंने कि भाई जो भी बोलेंगे आप सिन्हाला ही बोलेंगे वरना कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। दस डिसरिगार्डिंग तमिल, यानी इससे क्या हुआ, अब जो तमिल स्पीकर्स थे वो तो बेचारे फंस गए ना, वो तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनको तमिल लैंग्वेज आती है, अब वो सिन्हाला लैंग्वेज तो उन्हें आती नहीं, तो उनको कैसे बोलेंगे। सेकंड देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज पोजीशन वर गिवन टू सिन्हाला, जो सरकारी नौकरियां थी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए जो होता था वो सिन्हाला को दिया जा रहा था, यानी मैक्सिमम जो बेनिफिट्स थे वो सिन्हाला कम्युनिटी को दिए जा रहे थे, तमिलियंस को क्या कर दिया गया, बैकवर्ड कर दिया गया कि भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, क्या किया गया कि सभी लोग बुद्धिज्म को फॉस्टर करेंगे, ठीक है, सभी लोग बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अभी आप सोचिए जो हिंदू एंड मुस्लिम्स हैं, जो इंडिया, जो तमिलियंस हैं, जो कि हिंदू और मुस्लिम तमिलियंस हैं, वो कैसे बुद्धिज्म को फॉलो कर सकते हैं, उनका अपना रिलीजन है ना। और यहां पर तो कॉन्स्टिट्यूशन निकाल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, ठीक है, कि जो स्टेट है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगी और प्रमोट करेगी, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ द तमिल, अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अच्छा तो नहीं होगा, बुरा ही होगा। देखिए, दे फेल्ट, दे मतलब तमिलियंस, तमिलियंस फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड मेजर पार्टीज, जो गवर्नमेंट और मेजर पार्टीज हैं वहां की, यानी जो गवर्नमेंट है और वहां की जो मेजर पार्टी है, डोंट केयर अबाउट देयर लैंग्वेज एंड रिलीजन एंड कल्चर, यानी वहां की जो गवर्नमेंट है और जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो क्या कर रही है, वो तमिलियंस की लैंग्वेज को क्या केयर ही नहीं कर रही कि हाँ ठीक है होंगे तमिलियंस, ठीक है, उनके रिलीजन की केयर नहीं कर रही, उनके कल्चर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा थोड़ी कर रहे हैं, लड़ाई तो होगी फिर। दे फेल्ट दैट द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इनको क्या लगा कि जो गवर्नमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर नॉट प्रोटेक्टिंग देयर फंडामेंटल राइट, यानी जो गवर्नमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तमिलियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, जो तमिलियंस के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे राइट टू इक्वालिटी,
राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? सभी लोग इक्वल होते हैं, सब अपनी लैंग्वेज को सब अपनी भाषा बोल सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां तो क्या गवर्नमेंट क्या बोल रही है? आप बुद्धिज्म को प्रमोट करिए। तो यानी क्या हो रहा है कि जो लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, वो भी तमिलियंस को नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए जैसे यहां पर हो रहा है, ये फेवरेटिज्म नहीं तो हो रहा है। नाउ रिएक्शंस ऑफ द तमिल, अब तमिल्स इसके ऊपर क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। देखिए, लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्होंने पार्टीज और स्ट्रगल को स्टार्ट कर दिया, और उसमें क्या किया? सबसे पहले इन्होंने किस चीज की डिमांड करी? तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। भाई आप उनको इक्वल राइट दे देते तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपने उनसे इतनी सारी चीजें छीन ली, तो अब वो इस चीज पर आ गए कि भाई अब ऐसा है, अब तमिल को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, बात खत्म। रीजनल ऑटोनॉमी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। हाउएवर द डिमांड्स ऑफ तमिल वर नॉट कंसिडर्ड एंड मेक देम फील लाइक आउटसाइडर्स। लेकिन उनकी डिमांड को सरकार ने सुना ही नहीं कि हाँ ठीक है बोलते रहो, और उनको ऐसा लगने लगा कि भाई हम कोई बाहरी लोग हैं, कि हमारी तो सरकार डिमांड ही नहीं सुन रही है। भाई हमने वोट दिया है, ठीक है, हमने भी चुनाव किया है, हमने भी आपको वोट दिया है, लेकिन हमें तो आप ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे आप हमें जानते ही नहीं। रिजल्ट्स ऑफ दिस सिविल वॉर, अब इसकी वजह से क्या हुआ? सिविल वॉर हुआ, विच इन विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ? हजारों पीपल मारे गए, ठीक है, हजारों लोग मारे गए। क्या लड़ाई होने लगी? सिनाला कम्युनिटी और तमिल स्पीकर्स, जो तमिलियंस थे, उनके बीच में सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर मतलब जब लोग ही आकर लड़ने लग जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सिविल वॉर बोला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हथियार लेके खड़े हैं, स्टॉप किलिंग इनोसेंट तमिल किड्स एंड सिविलियंस इन श्रीलंका, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जो है श्रीलंका में आ गई। अब आप समझिए कि दोनों की कंडीशन क्या थी। आप बेल्जियम में देखिए और श्रीलंका में देखिए, आपको खुद फर्क समझ में आएगा कि कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया और क्या बदलाव हुए। देखिए, वाई पावर शेयरिंग इज मोर डिजायरेबल, ठीक है। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? इसके दो कारण हैं। सबसे पहला है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मॉरल रीजन। पहले देखिए प्रूडेंशियल रीजन। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज, पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है? काश अगर श्रीलंका ने पावर शेयरिंग किया होता तो ऐसी कंफ्लिक्ट नहीं आती जैसी बेल्जियम में किया गया। बेल्जियम में क्या किया गया? पावर शेयरिंग किया गया, सभी को इक्वल राइट्स दिए गए, सभी की सुनी गई। कैपिटल सिटी में ब्रुसेल में अलग से गवर्नमेंट बनाई गई, सोशल ग्रुप्स के लिए अलग से गवर्नमेंट बनाई गई। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को दी गई। यहां तक कि ये बोला गया बेल्जियम में कि कोई एक कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकती, सबको मिलकर डिसीजन लेना होगा। इसको कहते हैं एक अच्छी सरकार, इसको कहते हैं पावर शेयरिंग। वेरे श्रीलंका में आप देख लीजिए, उनको ये डर लगने लगा गवर्नमेंट को कि भाई सिन्हाला मेजॉरिटी में है, तो अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो ये हमारी सरकार गिरा देंगे, और उसके हिसाब से उन्होंने लॉज बना दिए। तो ये गलत है। तो पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? इसके दो रीजन है। सबसे पहले देखिए प्रूडेंशियल रीजन। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्यों अच्छी है? क्योंकि इससे पॉसिबिलिटीज, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। जैसे बेल्जियम में है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब शांति से रह रहे हैं, ठीक है। बिटवीन सोशल ग्रुप्स, किस किस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? सोशल ग्रुप्स में हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? प्रमोट यूनिटी ऑफ नेशन। और इससे क्या होता है, जब आप पावर इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो पूरे देश में क्या होने लगती है कि यूनिटी आ जाती है। जैसे बेल्जियम में है, अभी सभी लोगों में यूनिटी आ गई, सब इक्वल हैं, सबको इक्वल राइट्स दिए गए। वेरेज आप श्रीलंका में देख लीजिए, ऐसी कंडीशन हो गई, सरकार ने ऐसी कंडीशन खड़ी कर दी कि सिविल वॉर हो गया। नेक्स्ट देखिए, मॉरल रीजन क्या है? पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है? डेमोक्रेसी की मेन स्पिरिट है, मेन ताकत है। डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, है ना। लोगों के लिए ही सब कुछ करना है। तो यही डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, यही मेन स्पिरिट है पावर शेयरिंग की। और
बेल्जियम में हुआ ना, बेल्जियम में सभी को इक्वल राइट्स दिए गए, डेमोक्रेसी को स्थापित किया गया। क्या श्रीलंका में डेमोक्रेसी को स्थापित किया गया? नहीं, वहां तो राइट टू इक्वालिटी तक छीन लिया। जो तमिलियंस थे उनसे राइट टू इक्वालिटी तक छीन लिया, तो क्या उनको इक्वल राइट्स मिले? नहीं मिले। तो इसलिए श्रीलंका में डेमोक्रेसी नहीं हुआ। ठीक है, तो यही है कि पावर शेयरिंग क्या है, एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। ये जो पावर शेयरिंग है ये कुछ अलग अलग तरीके से होती है। देखिए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है? देखिए, पावर इज हियर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी यहां पर जो पावर होती है, जो ताकत होती है, वो अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों के पास पावर्स हैं और तीनों के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स हैं। ठीक है, ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव लॉ एग्जीक्यूटिंग बॉडी होती है, जुडिशरी लॉ प्रोटेक्टिंग बॉडी होती है, कानून को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पूरा पढ़ा होगा ना इसके बारे में अच्छे से। सो पहला क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, जहां पर पावर्स को क्या किया जाता है, इन डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सब अपनी मर्जी से काम करेंगे, नहीं। अगर किसी ने भी गलत काम किया तो ये क्या हो सकता है, यहां पर एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है। जैसे अगर लेजिस्लेचर ने कोई गलत काम किया तो एग्जीक्यूटिव उनको बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ने गलत काम किया तो लेजिस्लेचर को बोला जा सकता है। इन दोनों में से किसी ने गलत काम किया तो जुडिशरी इनको बोल सकती है। और कभी जुडिशरी ने, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन कभी जुडिशरी ने कुछ गलत किया तो यहां पर पार्लियामेंट भी इनके ऊपर एक्शन ले सकता है। इस चीज को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। यहां पर क्या है, सभी की एक्टिविटीज को चेक किया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, वेयर द पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, फिर है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, पावर क्या होती है? पावर शेयर की जाती है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में, जैसे सेंटर, स्टेट एंड लोकल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया और लोकल बॉडीज हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हायर लेवल हो गया, प्रोविंशियल और रीजनल लेवल दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, और लोअर और डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। ये आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं। सो वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या है? जहां पर हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में पावर को शेयर करते हैं। देखिए यहां पर इन्होंने दे रखा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। Power is shared among the different organs of the government. The organs of the government are placed at the same level to exercise different powers. इन सबको, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, इनको सेम लेवल पे रखा जाता है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब सेम लेवल पे हैं और सब एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। It keeps a check on the use of power by the government. ये गवर्नमेंट की पावर्स को भी चेक करते हैं। It ensures that the concept of expansion of democracy, और इनका काम यह है कि डेमोक्रेसी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, वर्टिकल में क्या है? अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, द पावर इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर पावर क्या है? चाहे हाईएस्ट लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट है, सभी के पास पावर रहेगी। नो सच कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस, लेकिन यहां पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। एज द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि यहां पर जो पावर है वो सबकी अलग अलग है। यानी सेंटर के लिए हो सकता है कुछ नियम अलग हो, स्टेट के लिए कुछ अलग हो सकता है। इट प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और इससे क्या किया जाता है? इससे डेमोक्रेसी को और डीप बनाया जाता है और गहरा बनाया जाता है। इससे क्या किया जाता है? एक्सपैंड किया जाता है। इससे क्या किया जाता है? बहुत डीप किया जाता है। थर्ड देखिए, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग सोशल ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जांपल देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। इन इंडिया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जैसे इंडिया में है, हमारे यहां पर क्या है? रिजर्वेशन है। ठीक है, रिजर्वेशन है किसके लिए? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, जो लोग कमजोर हैं उनके लिए। ठीक है, महिलाओं के लिए सीट्स को रिजर्व किया जाता है इलेक्शंस के टाइम पर। तो ये क्या है? इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं।
ताकि महिलाओं को, अगर कोई महिला खड़ी होगी तो वो सभी महिलाओं के बारे में सोचेगी। अगर कोई वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का पर्सन खड़ा होगा तो वो सभी के लिए सोचेगा, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में भी सोचा जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशल ग्रुप्स एंड मूवमेंट। देखिए, पावर शेयर्ड कैन बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। पावर जो है वो कई बार किसमें भी देखी जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। फॉर एग्जांपल कोएलिशन गवर्नमेंट, जैसे आप इसमें देख सकते हैं बेटा, ये इमेज मैंने क्यों दिखाई है आपको, यहां पर अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, यहां पर 2 स्टीयरिंग व्हील है, मतलब इस गाड़ी को कौन चला रहा है, 2 लोग मिलकर चला रहे हैं। इसको हम लोग कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे अभी आप देखिए, अभी जो इलेक्शंस हुए थे 2024 में, जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसमें बीजेपी नहीं जीती है, एनडीए जीती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जीती है, बीजेपी नहीं जीती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज बताई है कि पावर जो है वो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर की जाती है। जैसे एनडीए में क्या है, काफी सारी पार्टीज हैं, तो उसमें अकेली बीजेपी नहीं चला रही है देश, उसमें और भी बहुत सारे लोग, ठीक है, और भी अलग अलग पार्टीज के मेंबर्स हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग देख सकते हैं, प्रेशर ग्रुप में देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूवमेंट्स में भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पावर शेयरिंग में अपना हिस्सा लेते हैं। इन डेमोक्रेसी डिफरेंट एनजीओ, जैसे डेमोक्रेसी में हम लोग बात करें एनजीओ की, ट्रेड यूनियन की, और ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी कई बार गवर्नमेंट के डिसीजन, गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है वो इनको भी ध्यान में रखकर किया जाता है। बस इतना सा चैप्टर था आपका, बहुत टेंशन हो, पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग। क्या है पावर शेयरिंग में, यही है, छोटा सा चैप्टर है। आपको इसमें कहानी क्या याद रखनी है, आपको बेल्जियम, अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आपने बेल्जियम की कहानी जान ली, श्रीलंका की कहानी जान ली, बताइए आपके क्या विचार हैं इस चीज के ऊपर, डेमोक्रेसी को लेकर आपके क्या विचार हैं, इन दोनों को ध्यान में रखकर। तो आप आसानी से समझ गए कि बेल्जियम बहुत अच्छा था, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे डिसीजन लिए, वेयर एज श्रीलंका की गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं ली। ठीक है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पावर शेयरिंग को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, सो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, वो मैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसमें मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो करा दूंगा। ठीक है बेटा, सो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, टेंशन फ्री रहिए। कोई बात नहीं, पहली बार, सब कुछ पहली बार ही होता है जीवन में। ऐसा तो नहीं है जब जीवन में आप कभी शादी करेंगे तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि एक बार प्रैक्टिस कर लेता हूं उसके बाद शादी करूंगा, नहीं ना। शादी भी करेंगे तो पहली बार करेंगे, पेपर आज बोर्ड का पेपर दे रहे हैं वो भी पहली बार दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, अपने माइंड को टेंशन फ्री रखिए, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, ये पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर देंगे, अगर मार्क्स खराब भी आते हैं तो भी ये पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स कम आए हैं लेकिन उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है। ठीक है, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि मार्क्स भी कम आ रहे हैं और करना ही कुछ नहीं है, बस धरती पे आए हैं राशन खत्म करने के लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करिए, टेंशन फ्री रहिए। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।